दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप मेरी इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, दुबई, लंदन या कहीं और से? कृपया अपना नाम और जगह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियाँ आपके पास पहुँचती रहें। पुराने कचहरी भवन में सन्नाटा छाया हुआ था। दीवारों पर टंगी फीकी तस्वीरें और लकड़ी के पुराने फर्नीचर धूल की परतों से ढके थे। जज साहब, जिनका नाम विमल कुमार वर्मा था, अपने काले कोट में गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर अनुभव की गहरी रेखाएं थीं और आंखों में वह गहराई जो बरसों के फैसलों और जिंदगी के बोझ से आती है। आज का मामला कोई साधारण केस नहीं था। एक औरत को फांसी की सजा सुनाई जाने वाली थी। हत्या का इल्जाम था, सबूत ठोस थे और गवाहों ने साफ साफ बयान दे दिए थे। कचहरी में मौजूद हर शख्स का दिल धड़क रहा था, क्योंकि फांसी का फैसला सुनना कोई मामूली बात नहीं थी। विमल ने अपने चश्मे को ठीक किया और फाइल को एक बार फिर पलटा। केस की बारीकियां उनके दिमाग में गूंज रही थीं। आरोपी का नाम था रंजना। रंजना, जिसने एक बड़े सौदागर की हत्या की थी। हत्या का तरीका क्रूर था। रात के अंधेरे में सौदागर के घर में घुसकर उसका गला चाकू से काट दिया गया था। पुलिस ने रंजना को घटनास्थल के पास से गिरफ्तार किया था। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे और हथियार पर उसके उंगलियों के निशान। केस इतना साफ सुथरा था कि बचाव पक्ष का वकील भी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया। आरोपी को कचहरी के सामने पेश किया जाए, विमल ने गहरी आवाज में कहा। उनकी आवाज में एक ठहराव था, जैसे वह इस पल को और टालना चाहते हों। दरवाजा खुला और एक हथकड़ी में जकड़ी औरत को 2 महिला सिपाहियों ने कचहरी में लाया। रंजना का चेहरा एक पुराने चुन्नी से ढका था, शायद शर्मिंदगी से बचने के लिए। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह अपने भाग्य को पहले ही स्वीकार कर चुकी हो। कचहरी में मौजूद लोग उसे देख रहे थे। कुछ में जिज्ञासा थी तो कुछ में नफरत। आरोपी का चेहरा दिखाई दे, विमल ने आदेश दिया। उनकी आवाज में हल्का सा कांपन था, जो शायद किसी ने नहीं सुना। एक सिपाही ने आगे बढ़कर रंजना के चेहरे से चुन्नी हटाई। कचहरी में सन्नाटा और गहरा हो गया। रंजना का चेहरा सामने आया, एक ऐसा चेहरा जो सादगी और रहस्य का मिश्रण था। उसकी आंखें नीची थीं, लेकिन चेहरे पर कोई डर नहीं था। विमल की नजर उस पर पड़ी और एक पल के लिए समय थम सा गया। विमल की सांसें रुक गईं। उनके हाथ में पकड़ा हुआ पेन फिसलकर मेज पर गिर गया। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुर्सी से उठ खड़े हुए, जैसे कोई भूत देख लिया हो। कचहरी में मौजूद लोग हैरान थे। जज साहब, जो अपनी सख्ती और निष्पक्षता के लिए मशहूर थे, आज अचानक इतने बेचैन क्यों दिख रहे थे? रंजना, विमल की आवाज कांप रही थी। उन्होंने अपने चश्मे को उतारा और रंजना की ओर देखा, जैसे वह यकीन करना चाहते हों कि यह सच है। रंजना ने धीरे धीरे अपनी नजर उठाई। उसकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था, बस एक गहरी उदासी थी। वह विमल को देख रही थी, जैसे वह भी उस पल को जी रही हो जो बरसों पहले कहीं खो गया था। तुम जिंदा हो? विमल की आवाज में दर्द और अविश्वास का मिश्रण था। वह अपनी कुर्सी छोड़कर रंजना की ओर बढ़े। कचहरी में सन्नाटा टूट गया और लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह क्या हो रहा था? जज साहब, जो कभी अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करते थे, आज क्यों इस तरह बेकाबू हो रहे थे? विमल ने रंजना के सामने पहुंचकर अपने घुटनों पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रंजना, मेरी रंजना, तुम जिंदा हो? मैंने तो सोचा था तुम तो यमुना में। उनकी आवाज टूट रही थी। कचहरी में मौजूद हर शख्स स्तब्ध था। यह नजारा किसी ने नहीं सोचा था। रंजना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस विमल की ओर देखा और उसकी आंखों में एक पुराना दर्द झलक रहा था। कचहरी के वकील, सिपाही और दर्शक सब हैरान थे। यह रंजना कौन थी और जज साहब का उससे क्या रिश्ता था? विमल कुमार वर्मा की जिंदगी में रंजना कोई अनजान औरत नहीं थी। वह उनकी पहली पत्नी थी, उनका पहला प्यार। बरसों पहले, जब विमल एक साधारण वकील थे, उन्होंने रंजना से शादी की थी। रंजना एक साधारण गांव की लड़की थी, जिसकी हंसी में जादू था और आंखों में सपने। दोनों की जिंदगी खुशहाल थी।
विमल को रंजना की हर बात अच्छी लगती थी। उसका गाना, उसका खाना बनाना और उसका बिना डर के सच बोलना। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। रंजना के साथ एक हादसा हुआ। वह यमुना नदी के किनारे गई थी, जहां वह अक्सर सूरज ढलने के वक्त टहलने जाया करती थी। उस दिन वह वापस नहीं लौटी। लोगों ने बताया कि वह नदी में डूब गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली और विमल की जिंदगी में एक सन्नाटा छा गया। वह टूट गया था। उसने रंजना को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार उसे मानना पड़ा कि रंजना अब इस दुनिया में नहीं थी। विमल ने अपनी जिंदगी को फिर से संभाला। उसने मेहनत की, जज बना और एक नई जिंदगी शुरू की। उसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन रंजना की याद हमेशा उनके दिल में रही। और आज, इतने सालों बाद, वह उसी रंजना को कचहरी में देख रहा था, एक हत्यारी के रूप में। जज साहब, कृपया अपनी जगह पर बैठें, कचहरी के क्लर्क ने हिम्मत जुटाकर कहा। लेकिन विमल ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह रंजना के सामने घुटनों पर बैठा था और उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। रंजना, बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जिंदा थीं तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम यमुना में नहीं डूबी थीं तो कहाँ थीं इतने साल? विमल की आवाज में गुस्सा, दर्द और प्यार सब एक साथ उमड़ रहे थे। रंजना ने पहली बार मुंह खोला। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी। विमल, कुछ सवालों के जवाब इतने आसान नहीं होते। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, यह मैं जानती हूं, लेकिन जो हुआ वह मेरी मर्जी से नहीं हुआ। कचहरी में हलचल मच गई। बचाव पक्ष का वकील, जो अब तक चुप था, खड़ा हो गया। महोदय, ये केस अब और जटिल हो गया है। अगर जज साहब और आरोपी के बीच कोई निजी रिश्ता है तो यह निष्पक्ष सुनवाई में बाधा डाल सकता है। विमल ने खुद को संभाला। वह उठे, अपनी कुर्सी पर बैठे और गहरी सांस ली। इस केस को स्थगित किया जाता है, उन्होंने कहा। अगली सुनवाई तक मैं इस मामले को और जांचने का आदेश देता हूं। कचहरी खाली होने लगी, लेकिन विमल की नजर रंजना पर टिकी रही। रंजना को सिपाही वापस ले जा रहे थे, लेकिन उसने एक बार पलटकर विमल की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ कहने की चाहत थी, लेकिन वह चुप रही। उस रात विमल अपने घर में अकेले बैठे थे। उनकी दूसरी पत्नी, अनीता, शहर से बाहर थी। घर में सन्नाटा था और विमल का दिमाग सवालों से भरा हुआ था। रंजना जिंदा थी तो इतने साल कहाँ थी? उसने हत्या क्यों की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह अब भी वही रंजना थी जिसे वह प्यार करता था? विमल ने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें उसने रंजना के साथ बिताए पलों को लिखा था। हर पन्ना रंजना की यादों से भरा था, लेकिन आज उन यादों के साथ एक नया सच जुड़ गया था। रंजना एक हत्यारी थी। क्या वह सचमुच वही रंजना थी या कोई और? क्या यह सब एक साजिश थी? अगले दिन विमल ने अपने पुराने दोस्त और पुलिस इंस्पेक्टर रवि शंकर से मुलाकात की। रवि ने रंजना के केस की फाइल दोबारा खोली। विमल, यह केस इतना सीधा नहीं है जितना दिखता है, रवि ने कहा। रंजना के बारे में कुछ अजीब बातें हैं। उसने गिरफ्तारी के बाद कोई बयान नहीं दिया। ना उसने हत्या की बात कबूल की, ना इनकार किया, और उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। हमें नहीं पता कि वह पिछले कुछ सालों में कहाँ थी। विमल का दिल बैठ गया। रवि, मुझे सच चाहिए। मुझे जानना है कि रंजना के साथ क्या हुआ। वह यमुना में नहीं डूबी थी तो कहाँ थी, और उसने यह हत्या क्यों की? रवि ने एक फाइल विमल की ओर बढ़ाई। ये देखो, ये उस सौदागर की डिटेल्स हैं जिसकी हत्या हुई। उसका नाम था हरिप्रसाद गुप्ता। वह कोई साधारण सौदागर नहीं था। उसके कई काले धंधे थे, हवाला, तस्करी, और कुछ लोग कहते हैं कि वह औरतों की तस्करी में भी शामिल था। विमल की आंखें सिकुड़ गईं। तुम कहना चाहते हो कि रंजना का इस सब से कोई कनेक्शन हो सकता है? रवि ने सिर हिलाया। मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ये रंजना, वह पहले जैसी नहीं लगती। उसके चेहरे पर वही सादगी है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो डरावना है। विमल ने फैसला किया कि वह रंजना से मिलेगा। अगले दिन वह जेल गया। रंजना को मुलाकाती कमरे में लाया गया। वह अब भी शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह विमल को देखकर कुछ याद कर रही हो। रंजना, मुझे सच बताओ, विमल ने कहा। तुम जिंदा थीं तो मुझसे क्यों नहीं मिली? और यह हत्या, तुमने ऐसा क्यों किया? रंजना ने एक गहरी सांस ली। विमल,
कुछ सच इतने भारी होते हैं कि उन्हें बोलने में वक्त लगता है। मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। बस इतना जान लो कि मैंने जो किया वह मेरे लिए जरूरी था। विमल का गुस्सा भड़क गया। जरूरी था? एक इंसान की जान लेना जरूरी था? रंजना, तुम वही रंजना नहीं हो जिसे मैं जानता था। रंजना ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। शायद तुम सही हो विमल, शायद मैं अब वह रंजना नहीं रही, लेकिन तुमसे एक वादा करती हूं, सच सामने आएगा। बस थोड़ा वक्त दो। विमल के पास और सवाल थे, लेकिन रंजना ने बात खत्म कर दी। वह उठी और सिपाही के साथ चली गई। विमल उसे जाते हुए देखता रहा और उसके मन में एक तूफान उठ रहा था। क्या रंजना सचमुच बदल गई थी, या फिर वह किसी बड़े सच को छुपा रही थी? विमल की नींद उड़ चुकी थी। रंजना की आंखों में छिपा वह रहस्य उनके दिमाग में बार बार कौंध रहा था। जेल में मुलाकात के बाद से वह और भी उलझन में पड़ गए थे। रंजना ने कहा था कि सच सामने आएगा, लेकिन वह सच क्या था? क्या रंजना वाकई एक हत्यारी थी, या उसके पीछे कोई ऐसी कहानी थी जो अब तक किसी को नहीं पता थी? विमल का मन कह रहा था कि रंजना कुछ छुपा रही थी, लेकिन उनका दिल अब भी उस रंजना को ढूंढ रहा था जिसे वह बरसों पहले प्यार करता था। अगले दिन विमल ने फिर से रविशंकर से मुलाकात की। रवि ने बताया कि पुलिस ने हरिप्रसाद गुप्ता के काले धंधों की जांच शुरू कर दी थी। विमल, ये आदमी कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था, रवि ने गंभीर स्वर में कहा। उसके तार कई बड़े गैंग्स से जुड़े थे। तस्करी, हवाला और औरतों की तस्करी के धंधे में उसका बड़ा नाम था। लेकिन एक बात अजीब है, रंजना का उससे कोई सीधा कनेक्शन नहीं मिल रहा। फिर भी हमें एक सुराग मिला है। हरि की हत्या से कुछ दिन पहले किसी ने उसे धमकी दी थी। एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था, तुम्हारी सजा का वक्त आ गया है। विमल की भवें सिकुड़ गईं। क्या वह चिट्ठी रंजना ने लिखी थी? रवि ने कंधे उचकाए। हमें नहीं पता। चिट्ठी में कोई नाम नहीं था और लिखावट से भी कुछ खास नहीं मिला। लेकिन विमल, मुझे लगता है कि रंजना इस हत्या के पीछे अकेली नहीं थी। कोई और भी इस खेल में शामिल है। विमल का दिमाग तेजी से चलने लगा। क्या रंजना किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी, या फिर वह किसी का बदला ले रही थी? उसने रवि से कहा, मुझे हरि के धंधों की पूरी डिटेल चाहिए, और रंजना के बारे में जो भी जानकारी मिले वह मुझे तुरंत बताओ। विमल ने फिर से रंजना से मिलने का फैसला किया। इस बार वह और सवालों के साथ तैयार था। जेल के मुलाकाती कमरे में रंजना को लाया गया। इस बार वह पहले से थोड़ी कमजोर दिख रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे वह कई रातों से सोई ना हो, लेकिन उसकी शांति अब भी बरकरार थी। रंजना, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, विमल ने सख्त लहजे में कहा। तुमने हरिप्रसाद गुप्ता की हत्या क्यों की, और इतने साल तुम कहां थीं? अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। रंजना ने एक गहरी सांस ली और विमल की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विमल, तुम हमेशा से सच के पीछे भागते थे, लेकिन कभी कभी सच इतना कड़वा होता है कि उसे सुनने की हिम्मत नहीं होती। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगी, हरिप्रसाद की हत्या मैंने नहीं की, लेकिन हां, मैं उस रात वहां थी। विमल हैरान रह गया। तो तुमने हत्या नहीं की? फिर तुमने पुलिस को यह क्यों नहीं बताया? तुम चुप क्यों हो? रंजना ने हल्के से सिर हिलाया। क्योंकि अगर मैं सच बोलती तो और लोगों की जान खतरे में पड़ जाती। विमल, तुम मुझ पर भरोसा करो। मैंने जो किया वह सही था, लेकिन अभी मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकती। विमल का गुस्सा बढ़ गया। रंजना, तुम खेल क्यों खेल रही हो? अगर तुम बेगुनाह हो तो सच बोलो, मैं तुम्हें बचा सकता हूं। रंजना ने एक ठंडी मुस्कान दी। तुम पहले भी मुझे बचा नहीं पाए विमल, अब क्या बचाओगे? यह सुनकर विमल का दिल जैसे चटक गया। रंजना का यह ताना उस हादसे की ओर इशारा कर रहा था जब वह यमुना में डूब गई थी। विमल को हमेशा लगता था कि अगर उसने रंजना को उस दिन अकेले नदी किनारे जाने से रोका होता तो शायद वह आज उसके साथ होती। रंजना, वह हादसा। विमल की आवाज कांप रही थी। मैंने तुम्हें खोजने की बहुत कोशिश की, मैंने सोचा तुम चली गई। रंजना ने उसकी बात काट दी। वह हादसा नहीं था विमल, मुझे यमुना में नहीं बल्कि कहीं और ले जाया गया था।
विमल के होश उड़ गए। क्या तुम्हें कोई ले गया था? कौन और क्यों? रंजना ने जवाब देने से पहले एक पल रुकी। विमल, अगर मैं तुम्हें सब बता दूं तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। बस इतना जान लो कि मैंने जो किया वह मेरे लिए जरूरी था। और हां, हरिप्रसाद गुप्ता कोई मासूम इंसान नहीं था। मुलाकात के बाद विमल और भी परेशान हो गया। रंजना की बातें रहस्यमयी थीं, लेकिन उनमें एक सच्चाई थी जो विमल को झकझोर रही थी। उसने रवि से संपर्क किया और हरिप्रसाद के धंधों की ओर गहरी जांच करने को कहा। कुछ दिन बाद रवि ने विमल को एक चौंकाने वाली जानकारी दी। विमल, हमें हरि के गोदाम में कुछ दस्तावेज मिले हैं, रवि ने कहा। उनमें कुछ औरतों के नाम और तस्वीरें हैं जो शायद तस्करी के लिए इस्तेमाल की गई थीं। और एक तस्वीर में रंजना जैसी दिखने वाली औरत है, लेकिन उसका नाम कुछ और लिखा है, कमला। विमल का दिल जोर से धड़का। कमला? क्या रंजना ने अपना नाम बदला था या यह कोई और है? रवि ने कहा, हमें नहीं पता, लेकिन यह तस्वीर करीब 10 साल पुरानी है और उस वक्त रंजना तुम्हारे साथ थी, है ना? तो यह कैसे हो सकता है? विमल के दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या रंजना वाकई वही रंजना थी जिसे वह जानता था, या फिर यह कोई और औरत थी जो रंजना की शक्ल की थी? और अगर रंजना को यमुना से कोई ले गया था तो क्या वह हरिप्रसाद के काले धंधों में फंस गई थी? अगली सुनवाई का दिन आ गया। कचहरी फिर से भरी हुई थी। रंजना को फिर से पेश किया गया। इस बार विमल ने खुद को संभाल रखा था। वह जज की कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन उनका दिल अब भी रंजना के सच को जानने के लिए बेचैन था। बचाव पक्ष के वकील ने एक नया दांव खेला। उसने कचहरी में दावा किया कि रंजना बेगुनाह है और असली हत्यारा कोई और है। उसने हरिप्रसाद के काले धंधों का जिक्र किया और कहा कि रंजना को फंसाया गया है, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से उसका दावा कमजोर पड़ रहा था। विमल ने सुनवाई के दौरान रंजना को देखा। उसकी आंखों में अब भी वही रहस्य था। सुनवाई खत्म होने के बाद विमल ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने रवि को कहा, मुझे हरिप्रसाद के सारे कनेक्शन खोजने हैं और रंजना के अतीत की पूरी सच्चाई, चाहे जो हो जाए, मैं सच जानकर रहूंगा। उसी रात विमल को एक गुमनाम फोन आया। एक खनकती हुई आवाज ने कहा, जज साहब, अगर आप रंजना के सच को जानना चाहते हैं तो पुराने खंडहर में आइए, लेकिन अकेले। विमल का दिल जोर से धड़का। यह कौन था? और पुराना खंडहर, वह जगह जो शहर के बाहर थी और बरसों से वीरान पड़ी थी, क्या यह रंजना का सच जानने का मौका था या कोई जाल? विमल का मन उथल पुथल में था। गुमनाम फोन कॉल ने उनके दिल में एक नई बेचैनी जगा दी थी। पुराना खंडहर, वह जगह जो शहर के बाहर जंगल के बीच खंडहर बनकर खड़ा था। लोग उस जगह को शापित मानते थे, जहां रात के सन्नाटे में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। विमल ने तय किया कि वह सच जानने के लिए वहां जाएंगे, चाहे जोखिम कितना भी हो। उन्होंने रवि को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि फोन करने वाले ने साफ कहा था, अकेले आना। रात के 11:30 बजे विमल अपनी पुरानी जीप लेकर उस वीरान रास्ते पर निकल पड़े। चांद की रोशनी में खंडहर का साया और डरावना लग रहा था। टूटी फूटी दीवारें, उजड़े हुए दरवाजे और खिड़कियों से झांकता अंधेरा, सब कुछ किसी भयानक रहस्य को छुपाए हुए था। विमल ने अपनी जेब में रखा रिवॉल्वर टटोला और खंडहर के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा और भारी था। खंडहर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और मकड़जाल लटक रहे थे। विमल ने टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा। तभी एक हल्की सी आहट हुई। वह पलटा, लेकिन कोई नहीं था। कौन है? विमल ने आवाज लगाई। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। कुछ कदम और आगे बढ़ने पर उसे एक कमरे में हल्की रोशनी दिखी। वह सावधानी से उस ओर बढ़ा। कमरे में एक पुराना लैंप जल रहा था और उसके पास एक आकृति बैठी थी। विमल ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वह रंजना थी। रंजना? विमल हैरान था। तुम यहां? तुमने मुझे फोन किया था? रंजना ने सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विमल, तुम सच जानना चाहते थे ना? तो सुनो, लेकिन यह सच तुम्हें तोड़ सकता है। विमल ने एक गहरी सांस ली। रंजना, मुझे अब और रहस्य नहीं चाहिए। बोलो, सच क्या है? रंजना ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक जवान लड़की थी। उसकी शक्ल रंजना से मिलती जुलती थी,
लेकिन वह रंजना नहीं थी। यह शालिनी है, रंजना ने कहा। हरिप्रसाद गुप्ता की बेटी, और वही जिसने अपने बाप का खून किया। विमल का दिल धड़कने लगा। शालिनी, लेकिन तुमने कचहरी में क्यों नहीं बताया? तुम क्यों चुप रही? रंजना की आंखों में आंसू चमकने लगे। क्योंकि मैं शालिनी को बचाना चाहती थी विमल। वह सिर्फ एक बच्ची थी जिसकी जिंदगी उसके बाप ने बर्बाद कर दी। हरिप्रसाद औरतों की तस्करी करता था। उसने ना जाने कितनी मासूम लड़कियों को बेचा, उनकी जिंदगी नर्क बना दी। और उसकी अपनी बेटी शालिनी जब बड़ी हुई तो उसे अपने बाप के काले धंधों का सच पता चला। रंजना ने शालिनी की कहानी शुरू की। शालिनी हरिप्रसाद की इकलौती बेटी थी। बचपन में वह अपने बाप की लाडली थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसे अपने पिता की असलियत पता चली। हरि का असली चेहरा एक राक्षस का था। वह अपनी ताकत और पैसे के दम पर औरतों को खरीदता और बेचता था। शालिनी ने अपने पिता से इस धंधे को छोड़ने की गुहार लगाई। उसने कहा कि वह अपनी जिंदगी सुधार ले, लेकिन हरि ने उसकी एक न सुनी। उल्टा उसने शालिनी को धमकाया कि अगर उसने किसी से कुछ कहा तो वह उसे भी बेच देगा। शालिनी का गुस्सा और दर्द बढ़ता गया। वह अपने पिता से नफरत करने लगी। एक रात जब हरि नशे में धुत था, शालिनी ने गुस्से में आकर उसका गला चाकू से काट दिया। वह सिर्फ अपने पिता को सजा देना चाहती थी, लेकिन जब उसे होश आया तो वह खून से सनी थी। डर के मारे वह भागी और उसी रात रंजना वहां पहुंच गई थी। मैं शालिनी को बचाने के लिए वहां गई थी, रंजना ने कहा। मुझे हरि के धंधों का पता था। मैं चाहती थी कि शालिनी को उस नर्क से निकालूं, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो हरि मर चुका था। शालिनी डरी हुई थी, रो रही थी। मैंने उसे वहां से भगा दिया और खुद पुलिस के हत्थे चढ़ गई। विमल स्तब्ध था। लेकिन रंजना, तुमने खुद को क्यों फंसने दिया? तुम बेगुनाह थीं। रंजना ने कड़वाहट भरी हंसी हंसी। बेगुनाह? विमल, मैं बेगुनाह नहीं हूं। मैं हरि के धंधों का हिस्सा थी। उसी नर्क में मैं बरसों तक फंसी रही। रंजना ने आखिरकार अपने अतीत का पर्दा उठाया। उस रात जब वह यमुना के किनारे गई थी, उसे हरि के गुंडों ने अगवा कर लिया था। विमल को बताया गया कि वह डूब गई, लेकिन असल में उसे तस्करी के एक रैकेट में बेच दिया गया था। रंजना ने उस नर्क में सालों तक दर्द और अपमान सहे। वह कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़ी गई। आखिरकार उसने हरि के रैकेट के खिलाफ काम करना शुरू किया। वह चुपके चुपके औरतों को बचाने लगी। शालिनी को बचाने की कोशिश में ही वह उस रात हरि के घर पहुंची थी। विमल, मैंने शालिनी को बचाया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरी तरह नर्क में जे। रंजना ने कहा। वह मासूम थी। उसने गुस्से में अपने बाप को मारा, लेकिन वह हत्यारी नहीं थी। मैंने उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। विमल की आंखें नम हो गईं। रंजना, तुमने इतना दर्द सहे और मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। रंजना ने विमल का हाथ पकड़ा। विमल, अब तुम मुझे बचा सकते हो। शालिनी को ढूंढो, वह कहीं छुपी है। उसे बचा लो और मेरे सच को दुनिया के सामने लाओ। हरि के रैकेट को खत्म करो। विमल ने रंजना से वादा किया कि वह शालिनी को ढूंढेगा और सच को सामने लाएगा। लेकिन उनके सामने एक नई चुनौती थी। हरि के रैकेट में कई बड़े लोग शामिल थे, पुलिस, नेता और कारोबारी। अगर विमल ने इस रैकेट के खिलाफ जंग छेड़ी तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। विमल ने खंडहर से निकलते वक्त रंजना से पूछा, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? कचहरी में यह सब क्यों नहीं बताया? रंजना ने कहा, क्योंकि हरि के लोग हर जगह हैं। अगर मैं कचहरी में सच बोलती तो शालिनी को ढूंढकर मार देते और तुम भी खतरे में पड़ जाते। विमल ने एक गहरी सांस ली। वह समझ गया था कि यह जंग आसान नहीं होगी, लेकिन अब उनके पास एक मकसद था, रंजना को बेगुनाह साबित करना और शालिनी को बचाना। विमल ने रवि को रंजना की बात बताई। रवि ने तुरंत एक छोटी सी टीम बनाई और शालिनी की तलाश शुरू की। उन्हें एक सुराग मिला कि शालिनी शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में छुपी हो सकती है। विमल और रवि उस गांव की ओर निकल पड़े। गांव में एक पुराने मकान में उन्हें एक लड़की मिली जो डर के मारे कांप रही थी। वह शालिनी थी। उसकी आंखें रंजना जैसी थीं, लेकिन चेहरा थकान और डर से भरा हुआ था। विमल ने उसे यकीन दिलाया कि वह सुरक्षित है।
शालिनी, हमें सब पता है, विमल ने कहा। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। रंजना ने तुम्हें बचाने के लिए बहुत कुछ सहा है। अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। शालिनी रोने लगी। मैंने अपने पिता को मारा। मैं हत्यारी हूं। विमल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं शालिनी, तुमने गुस्से में एक गलती की, लेकिन तुम हत्यारी नहीं हो। अब हमें हरि के रैकेट को बेनकाब करना है। क्या तुम हमारी मदद करोगी? शालिनी ने हिचकते हुए हामी भरी। उसने बताया कि उसके पास हरि के कुछ दस्तावेज हैं जिनमें उसके रैकेट के बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, लेकिन उसने यह भी कहा कि हरि का एक खास गुर्गा, जिसे सब रावण कहते हैं, अभी भी उसे ढूंढ रहा है। विमल और रवि को अब दो काम करने थे, शालिनी को सुरक्षित रखना और हरिप्रसाद के रैकेट को बेनकाब करना। लेकिन रावण का खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा था। विमल को पता था कि अगर वह कचहरी में रंजना को बचाने की कोशिश करेंगे तो रावण और उसके लोग उन पर हमला कर सकते हैं। विमल ने रवि से कहा, हमें रावण को पकड़ना होगा। वह इस रैकेट की आखिरी कड़ी है। अगर हम उसे पकड़ लें तो रंजना और शालिनी दोनों को इंसाफ मिल सकता है। रवि ने सहमति जताई, लेकिन चेतावनी दी, विमल, यह आसान नहीं होगा। रावण के पास ताकत और पैसा दोनों है, और अगर वह हरि का दाहिना हाथ था तो वह जानता होगा कि शालिनी कहाँ है। विमल ने दृढ़ता से कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा रवि। रंजना ने मेरे लिए बहुत कुछ सहा। अब मेरी बारी है। विमल कुमार वर्मा अब एक मिशन पर थे। रंजना को बेगुनाह साबित करना, शालिनी को बचाना और हरिप्रसाद गुप्ता के काले रैकेट को बेनकाब करना। यह सब अब उनकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। रावण, हरि का दाहिना हाथ, इस कहानी की आखिरी कड़ी था। विमल और रवि ने शालिनी को एक सुरक्षित ठिकाने पर छुपाया, जहां पुलिस की एक छोटी सी टीम उसकी हिफाजत कर रही थी। शालिनी ने जो दस्तावेज दिए थे उनमें कई बड़े नाम थे, पुलिस अधिकारी, नेता और कारोबारी जो हरि के धंधों में शामिल थे। लेकिन रावण का नाम सबसे ऊपर था। वह रैकेट का मास्टरमाइंड था जो अब भी छाया में काम कर रहा था। रवि ने अपनी खुफिया टीम को रावण के पीछे लगाया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उन्हें पता चला कि रावण शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने गोदाम में छुपा हुआ है। विमल और रवि ने एक योजना बनाई। वे रावण को जिंदा पकड़ना चाहते थे ताकि वह रैकेट के बाकी लोगों को बेनकाब कर सके। लेकिन रावण खतरनाक था। उसके पास हथियारबंद गुंडे थे और वह किसी भी कीमत पर अपनी सत्ता बचाना चाहता था। विमल ने रवि से कहा, यह हमारा आखिरी मौका है। अगर रावण भाग गया तो रंजना को इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। रवि ने सिर हिलाया। विमल, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन सावधान रहना। रावण कोई साधारण अपराधी नहीं है। रात के अंधेरे में पुलिस की एक छोटी सी टुकड़ी गोदाम की ओर बढ़ी। विमल, जो आमतौर पर कचहरी तक सीमित रहता था, इस बार खुद मैदान में उतर गया। गोदाम के बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। रवि ने इशारा किया और पुलिस ने गोदाम को घेर लिया। अचानक गोदाम के अंदर से गोलियां चलने की आवाज आई। रावण को पुलिस के आने की भनक लग चुकी थी। एक भयंकर मुठभेड़ शुरू हो गई। विमल, जो हथियार चलाने में निपुण नहीं था, ने खुद को एक दीवार के पीछे छुपाया, लेकिन उसका मन बार बार रंजना और शालिनी की ओर जा रहा था। वह इस जंग को हार नहीं सकता था। कई मिनटों की गोलीबारी के बाद पुलिस ने रावण के गुंडों को काबू कर लिया। रावण घायल हो चुका था, लेकिन जिंदा था। रवि ने उसे हथकड़ी पहनाई और विमल की ओर देखा। हो गया विमल, अब यह रैकेट खत्म होगा। रावण की गिरफ्तारी ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। शालिनी के दस्तावेज और रावण के बयान से हरिप्रसाद गुप्ता के रैकेट का पूरा सच सामने आ गया। कई बड़े लोग गिरफ्तार हुए और पुलिस ने तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। रंजना का केस फिर से कचहरी में खुला। इस बार विमल ने खुद को केस से अलग कर लिया, क्योंकि उनका निजी रिश्ता रंजना के साथ निष्पक्षता पर सवाल उठा सकता था। उनकी जगह एक नया जज नियुक्त हुआ। शालिनी को कचहरी में पेश किया गया। उसने अपने गुनाह को कबूल किया, लेकिन उसकी कहानी सुनकर कचहरी में मौजूद हर शख्स का दिल पसीज गया। उसने बताया कि कैसे उसके पिता ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था और गुस्से में उसने वह कदम उठाया। रंजना ने कचहरी में गवाही दी कि उसने शालिनी को बचाने के लिए खुद को फंसने दिया।
नए जज ने सारे सबूतों और गवाहों को सुना। रंजना को हत्या के इल्जाम से बरी कर दिया गया, लेकिन शालिनी को हत्या का दोषी पाया गया। हालांकि उसकी परिस्थितियों को देखते हुए उसे फांसी की सजा नहीं दी गई। उसे 7 साल की सजा सुनाई गई और कचहरी ने यह भी आदेश दिया कि उसे जेल में मनोवैज्ञानिक मदद दी जाए। रंजना को जेल से रिहा कर दिया गया। विमल उसे लेने जेल के बाहर खड़ा था। जब रंजना बाहर आई तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। विमल ने उसकी ओर देखा और बरसों का दर्द एक पल में जैसे पिघल गया। रंजना, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता, विमल ने कहा। रंजना ने उसका हाथ पकड़ा। विमल, मैंने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन तुम्हारा साथ अब भी मेरे पास है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन रंजना ने कहा, विमल, मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। मैंने बहुत कुछ देख लिया है। मुझे वक्त चाहिए खुद को फिर से खोजने के लिए। विमल ने सिर हिलाया। वह समझ गया था कि रंजना को अब आजादी की जरूरत थी। उसने वादा किया कि वह हमेशा उसके लिए मौजूद रहेगा, चाहे रंजना का फैसला जो भी हो। कुछ महीने बीत गए। रंजना ने शहर छोड़ दिया और एक छोटे से गांव में बस गई, जहां उसने तस्करी से बची औरतों की मदद के लिए एक छोटा सा आश्रम शुरू किया। वहां वह दिन रात उन औरतों के लिए काम करती थी जिनकी जिंदगी हरिप्रसाद गुप्ता जैसे लोगों ने नर्क बना दिया था। रंजना का चेहरा अब पहले से ज्यादा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक पुराना दर्द छिपा था। वह अपने अतीत को भूल नहीं पाई थी, लेकिन अब उसने उस दर्द को एक मकसद में बदल दिया था। विमल कभी कभी रंजना से मिलने उस गांव जाता। वह जीप में लंबा रास्ता तय करता और रंजना के आश्रम के बाहर खड़ा होकर उसे काम करते हुए देखता। रंजना की मुस्कान में अब भी वही जादू था जो बरसों पहले विमल को उससे प्यार करने पर मजबूर कर देता था। लेकिन अब वह मुस्कान किसी और के लिए थी, उन औरतों के लिए जिन्हें रंजना एक नई जिंदगी दे रही थी। विमल ने रंजना की आजादी का सम्मान किया। वह जानता था कि रंजना ने बहुत कुछ सहा था और उसे अब अपने लिए जीने का हक था। फिर भी उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद एक दिन रंजना उसके पास लौट आएगी। वह उस दिन का इंतजार करता था, लेकिन बिना किसी दबाव के। जेल में शालिनी की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। उसे मनोवैज्ञानिक मदद मिल रही थी और जेल में उसे पढ़ने लिखने का मौका दिया गया था। उसने अपनी सजा को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसका मन अब हल्का था। उसने विमल को एक चिट्ठी लिखी, जो एक दिन सुबह सुबह उनके घर पहुंची। चिट्ठी में शालिनी ने लिखा, माननीय जज साहब, आपने और रंजना दीदी ने मेरी जिंदगी को एक नया मौका दिया। मैं जानती हूं कि मैंने गलती की और मैं अपनी सजा पूरी करूंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे अंदर अभी भी कुछ अच्छा बचा है। मैं पढ़ रही हूं, लिख रही हूं और एक दिन मैं जेल से बाहर निकलकर दुनिया को दिखाऊंगी कि मैं बदल सकती हूं। रंजना दीदी ने मुझे बचाया और आपने सच को सामने लाया। मैं आप दोनों की हमेशा रानी रहूंगी। शालिनी। विमल ने चिट्ठी पढ़ी और उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने चिट्ठी को अपनी डायरी में रख लिया, जहां रंजना की यादें पहले से संजोई हुई थीं। शालिनी की चिट्ठी ने उन्हें सुकून दिया। यह एक सबूत था कि उनका मिशन सिर्फ रंजना को बचाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक और जिंदगी को नया रास्ता दिखाया था। रावण की गिरफ्तारी के बाद हरिप्रसाद गुप्ता का रैकेट लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन रवि को शक था कि रैकेट के कुछ अवशेष अभी भी बचे थे। रावण ने जेल में रहते हुए भी अपने पुराने साथियों को संदेश भेजने की कोशिश की थी। रवि ने विमल को चेतावनी दी, विमल, हमें सावधान रहना होगा। रावण जैसे लोग आसानी से हार नहीं मानते। विमल ने रवि की बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने रंजना को एक पत्र लिखकर आगाह किया कि वह अपने आश्रम की सुरक्षा का ध्यान रखे। रंजना ने जवाब में लिखा, विमल, मैं अब डरने वालों में से नहीं हूं। मैंने नर्क देख लिया है और अब मैं किसी रावण से डरने वाली नहीं। लेकिन विमल का मन बेचैन था। उन्होंने रवि से कहा कि वह रंजना के आश्रम के आसपास पुलिस की निगरानी बढ़ाए। रवि ने तुरंत एक छोटी सी टीम को गांव भेजा, जो रंजना और आश्रम की औरतों की हिफाजत में तैनात हो गई। एक रात, जब बारिश की बूंदें गांव की मिट्टी को भिगो रही थीं, रंजना के आश्रम पर हमला हुआ। रावण के कुछ बचे खुचे गुंडों ने, जो अब भी उसकी वफादारी में थे, आश्रम पर धावा बोल दिया।
लेकिन रंजना और आश्रम की औरतें तैयार थीं। उन्होंने हिम्मत दिखाई और पुलिस की मदद से हमलावरों को खदेड़ दिया। हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन यह एक साफ संदेश था कि रैकेट का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। हमले के बाद विमल तुरंत गांव पहुंचा। रंजना आश्रम के बाहर खड़ी थी। उसके कपड़े बारिश से भीगे हुए थे, लेकिन चेहरे पर वही दृढ़ता थी। विमल ने उसे देखा और कहा, रंजना, तुम्हें अब और खतरे में नहीं रहना चाहिए। मेरे साथ शहर चलो। रंजना ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। विमल, यह मेरी जंग है। मैंने इन औरतों को एक नई जिंदगी देने का वादा किया है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अब तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का वक्त है। विमल ने रंजना की आंखों में देखा। उनमें वही पुराना प्यार था, लेकिन अब वह प्यार सिर्फ विमल के लिए नहीं था। वह उन सभी के लिए था जिन्हें रंजना ने अपने परिवार की तरह अपनाया था। विमल ने एक गहरी सांस ली और कहा, रंजना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब भी तुम तैयार हो, मैं यहीं हूं। रंजना ने हल्के से मुस्कुराया। विमल, तुम हमेशा मेरे लिए खास रहोगे, लेकिन मुझे अभी अपने रास्ते पर चलना है। विमल शहर लौट आए। कचहरी में उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर थी। वह अपने फैसलों के लिए फिर से मशहूर होने लगे, लेकिन अब उनके दिल में एक अलग सुकून था। रंजना जिंदा थी और उसने अपने लिए एक नया मकसद चुन लिया था। शालिनी जेल में थी, लेकिन उसकी चिट्ठियों से पता चलता था कि वह बदल रही थी। रावण और उसके रैकेट का लगभग अंत हो चुका था और रवि की निगरानी में बाकी बचे गुंडों को भी पकड़ा जा रहा था। विमल ने अपनी पुरानी डायरी में एक नया पन्ना लिखा। उसमें उन्होंने रंजना के आश्रम की एक तस्वीर चिपकाई, जिसमें रंजना औरतों के बीच हंस रही थी। नीचे उन्होंने लिखा, कभी कभी प्यार का मतलब किसी को अपने पास रखना नहीं, बल्कि उसे उड़ने देना होता है। रंजना, तुम जहां भी हो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। विमल को यकीन था कि एक दिन रंजना और वह फिर से मिलेंगे, शायद एक नई शुरुआत के साथ। लेकिन तब तक वह रंजना की हिम्मत और जज्बे को सलाम करते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे।